हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, डीपीपी जैसे ही है ये। ओके, तो इससे पहले हम लोग ने इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हम लोग ने अच्छे से। ओके, तो अब इस वीडियो में हम लोग कुछ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे भी और ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करना इस चैप्टर पर। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी हम लोग वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नया आ जाएगा स्क्रीन पर, तो आप उसको पॉज कर लेना, खुद ट्राई करना, और उसके बाद आप चेक कर लेना आंसर आपका मैच हो रहा है क्या मेरे साथ। ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे, राइट? तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो बस, और अगर गलत आ गया आंसर, अगर सही आ गया तो एकदम बढ़िया मस्त एकदम, अगर गलत आ गया तो भी ठीक है। सही आंसर आपको पता चल गया, आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पर गलती कर रहे थे, आप आगे से उस गलती को नहीं दोहराओगे, करेक्ट? आप सीखोगे गलती से, तो वो भी बढ़िया ही है, करेक्ट? तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड इट्स रॉक। तो चलो, दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन अब, राइट? तो पॉज कर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम लोग आते हैं अब आंसर पर, करेक्ट? तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार फटाफट एक बार, तो आपको थोड़ा और एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। मैं बता भी सकूंगा आपको कि कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको, कि या फिर कैसे हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगाना है। तो क्या बोला है हमको क्वेश्चन में? कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग। ओके, चलो ठीक है, एक्स क्या करता है ऑन हीटिंग, गिव्स अ कलरलेस गैस, हमको एक कलरलेस गैस मिलता है। द रेजिड्यू इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन वाई। तो इस कलरलेस गैस के साथ हमको एक कुछ रेजिड्यू भी मिल रहा है, बता रहे, और इस रेजिड्यू को हम लोग जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है वाई, भाई साहब वाई। ओके, तो ये है एक्स अपना, ये है वाई। अब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाई। अब इसी वाई को मैंने लिया और इससे एकदम मस्त भारी भरकम कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया अंदर। ओके, तो क्या हो रहा है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाई व्हेन Z इज फॉर्म्ड। तो अब Z मिल गया हमें, और बोल क्या रहे हैं कि भाई जब Z ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक X। अब Z को थोड़ा सा एकदम हल्का सा हीट करो, मिल जाएगा X। तो पूरा का पूरा गोल घुमा दिया हमको, X से लेके फिर से X पे ही लेके आए। X से लेके हम लोग क्या हुए, X से लेके फिर से आ गए X तक। ओके, चक्कर घुमा रहा है हमें। ओके, और पूछ क्या रहे अब, क्या है भाई X? द कंपाउंड X इज। ओके, तो यहां पर देखो, इन सारे रिएक्शंस को सेटिस्फाई करने वाला कंपाउंड होगा X। मतलब यहां से जो कंपाउंड यहां से शुरुआत करेगा, हमको रेसिड्यू देगा, कलरलेस गैस देगा, फिर वो रेसिड्यू पानी के साथ Y बनाएगा, फिर Y में हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल के Z मिलेगा, और फिर Z से फिर से X मिलेगा। ऐसा वाला कंपाउंड कौन सा रहेगा जो इन सारी रिएक्शंस को मैच कर रहा है? तो देखो, ये है ये वाला कंपाउंड हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये हमारा X है। ओके, अब कैसे, देखो एक एक करके मैं रिएक्शन बताता हूं आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा X है, तो वो देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग उसको थोड़ा सा हीट करते, ओके, मतलब हम लोग उसको हीट कर रहे, थोड़ा सा नहीं, अच्छे से हीट कर रहे, तो क्या हो रहा है, हमको रेजिड्यू और कलरलेस गैस मिल रहा है। हमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते, चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है, राइट? तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमको, करेक्ट? तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द कलरलेस गैस। हो गए मैच मैच। ओके, देखो फिर कलरलेस गैस मिल गया हमको, ये हो रहा है सेटिस्फाई। अब ये जो रेजिड्यू है, देखना ये रेजिड्यू भी कैसे सेटिस्फाई हो रहा है सारे कंडीशंस को। ये है हमारा रेजिड्यू R, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को ले और जब इसको पानी में डुबो दे, ओके, ये स्विमिंग करने जाए पानी में, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम लोग उसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट? ये है हमारा Y। ओके, पर Y से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमको तो पूछा है X ही है। पर देखो अब Y कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, अब ये भी पढ़ा है हम लोग ने। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलन होगा, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करें। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम है, करेक्ट? और हम लोग ने ये पढ़ा है कि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है, स्लेक्ट लाइम जो है, उसका हम लोग ने एक्वियस सॉल्यूशन बना दिया। मतलब कि ये हमारा स्लेक्ट लाइम स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, पर अगर हम लोग
स्पेरिंगली तो सोल्यूबल होता ही है ना, मतलब थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, तो हम लोग थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और अच्छा खासा पानी अमाउंट में लेंगे और उसमें डिजोल्व करना चाहेंगे तो वो अच्छे से घुल जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। करेक्ट, पीवाईक्यू में भी देखा था हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन। तो वो लाइम वाटर अगर हम लोग लेंगे, और हम लोग ने क्या पढ़ा है, ऐसे लाइम वाटर में हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो वो लाइम वाटर मिल्की बन जाता है, बचपन से पढ़ा है। करेक्ट, तो इसमें से थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ओके, अब इसके साथ क्या और बनेगा, देखो ये कैल्शियम फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वाटर बचेगा ना। देखो हाइड्रोजन का कोई है ही नहीं यहाँ पर लेना देना प्रोडक्ट में। करेक्ट, कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तो बचा बेचारा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ मिलन होगा, उसका वाटर बनेगा। पर ये जो है ये क्या है, हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, एक्सेस में नहीं पास कर रहे। जब हम लोग ऐसे लाइम वाटर से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, हम लोग ने पढ़ा है एनसीईआरटी में, होगा क्या, ये जो बन रहा है ना मिल्की, मतलब मिल्कीनेस जिसकी वजह से आ रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है, ये इनसोल्यूबल होता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा व्हाइटिश कलर्ड का सब्सटेंस दिखेगा, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर जो एकदम अच्छे से एकदम मस्त दिख रहा था क्लियर, वो थोड़ा मिल्की बन जाएगा। पर अब और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो मिल्कीनेस निकल जाएगा। ओके, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मतलब वो घुल जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आ जाएंगे फिर से पिक्चर में, क्योंकि क्या है, अब देखो अब तो ये बचा नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब तो ये बचा है। ओके, पर और हम लोग अब यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे थे, एक्सेस में नहीं डाल रहे थे, थोड़ा बहुत डाल रहे थे। अब यहाँ पर एक्सेस में डाल रहे हैं हम लोग, ये रिएक्शन होने के बाद थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के बाद ये मिल रहा है हमें, पर हम लोग चाहते कि भाई हम और कार्बन डाइऑक्साइड डालें। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कंटिन्यूसली चलते रहे तो वो एक्सेस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कंटिन्यूसली चलते रहेगा तो ये घुल जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी आ जाएगा। ओके, और इसमें हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं तो ये घुल जाएगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। देखो कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। देखो कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यही सारे एलिमेंट्स है और ये बन जाएगा अच्छे से। अब इनको मैंने बैलेंस नहीं किया है। ओके, तो जरूरत भी नहीं है हमें तो एक्चुअल में प्रोडक्ट की जरूरत है। ओके, तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो Y है ये है हमारा Y। ओके, इसमें हम लोग ने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तो ये हमको दो रिएक्शंस है जिससे हमको पता चलेगा कि भाई Y में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालने के पर क्या होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब ये दो रिएक्शंस का मैं नेट करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा एक्चुअल में कि भाई ये हमारे लाइम वाटर में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या बनेगा। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ। ओके, हमको तो पता है। ओके, इस रिएक्शन के राइट मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ। ओके, और इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी है सेम वो कट करना है। अभी ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है, तो ये कट कर दिया मैंने। फिर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, चलो ठीक है आगे बढ़ते। फिर क्या बचा है हमारा, ये तो गए बेचारे, बाय बाय बोल दिया हमको, और फिर बचा प्रोडक्ट सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट, और फिर इसमें तो ये होगा अपना रिएक्शन। ओके, नेट रिएक्शन कि भाई जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे हमारे Y में से देखो Y ये है हमारा लाइम वाटर, तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा Z, दिख गया। Y में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो Z मिल रहा है। और देखो अब ये जो Z है ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है चीज को, तो हम लोग अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले, ओके, और उसको एकदम जेंटली हीट करें प्यार से, तो होगा क्या, ये बेचारा बोलेगा कि चलो भाई मैं अब बन जाता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, यहां पर देखो हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन बचा, कार्बन भी है अच्छा खासा। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब मैंने कैसे याद रखा है, देखो सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा है ना, तो इसमें दो हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जो हमारा बाइकार्बोनेट का जो अनायन है वो दो है, करेक्ट, HCO3 दो है, कैल्शियम तो एक ही है बेचारा। ओके, तो मैंने ऐसे HCO3 दो बार लिख दिया। ओके, अब मुझे पता है कि क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट पक्का बनेगा। ओके, ये तो मुझे पता है जेंटली हीट करने पर। बाकी दो क्या बनेंगे वो शायद मैं अगर भूल भी जाऊँ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा फिर वाटर निकलेगा, तो मैं कैसे याद रखता हूँ, तो देखो कैल्शियम ये निकल गया, कार्बोनेट ये भी निकल गया, राइट, करेक्ट। तो बचा क्या अब, H2CO3। अब देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, पता है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, टूट जाता है हमेशा। किसमें टूट जाता है, ये H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखो H2
इसमें से एक O निकल गया, राइट, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, राइट। तो H2O CO2, H2O CO2 खत्म। तो यही प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा। H2CO3 टूट के H2O CO2 देगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और अल्टीमेटली इन दोनों से क्या मिल रहा है, H2CO3 से H2 और CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट H2 और CO2 खत्म। पर वो सब चीजें जाने दो, हमको क्या मिला, देखो Z को हम लोग जेंटली हीट करने पर फिर से X मिल गया, तो हमारे सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भले इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट पर जो आपका होल्ड है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा ज़्यादा सोच पाओगे फटाफट और फिर कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे कि भाई हाँ ओके इतने सारे रिएक्शंस है तो हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था। अच्छी बात है हम लोगों ने शुरुआत इससे की, जिनको भी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बढ़िया, बहुत अच्छा, जिनको नहीं हुआ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे सॉल्व भी करना है इसको। ओके, दिमाग दौड़ाना है फटाफट और आंसर तक पहुंचना है। तो अपना राइट आंसर एक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्लियर, तो क्या है सवाल में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है भाई ये 1 मोल है किसका, एक्स का, वॉज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ वाटर, अब पानी आ गया भाई एक्सेस में, चलो ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर। फिर बाद में 2 मोल्स ऑफ रेडिली कंबस्टिबल गैस वर प्रोड्यूस्ड, तो हमको 2 मोल्स ऑफ रेडिली कंबस्टिबल गैस है। ओके, तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं रेडिली कंबस्टिबल गैस। ओके, तो हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे पर अभी नहीं, 1 मिनट पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ ले थोड़ा फटाफट। तो रेडिली कंबस्टिबल गैस वर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद अ सॉल्यूशन, तो ये हमें कुछ सॉल्यूशन भी मिलेगा भाई साहब। ओके, विच व्हेन रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ओके अभी सॉल्यूशन की बात चल रही है। ओके, वर प्रोड्यूस अलोंग विद द सॉल्यूशन विच व्हेन रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जब सॉल्यूशन हम लोग रिएक्ट करवाएंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें क्या मिलेगा, बोल रहे हैं रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके विच व्हेन रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड व्हाइट टर्बिडिटी। ओके, तो हमको यहाँ पर एक मस्त जैसे लाइम वाटर मिल्की हो रहा था वैसे ही व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं, द सब्सटेंस एक्स कुड बी, तो ये एक्स कुड बी इनमें से कौन सा हो सकता है। ओके, तो अब देखो ये सारे रिएक्शंस को बैलेंस कौन करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, कि इनको देख के देखो, कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ओके, तो थोड़ा सोचना है यहाँ पर, देखो इन सारी चीजों को हमारा सेटिस्फाई करता है ये वाला, ये कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, अब बोलोगे सर कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। तो जब मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड लूंगा, ओके ओके, और एक्सेस पानी के साथ उसका रिएक्शन करवाऊंगा, तो देखो ये जो चीज है ना हाइड्राइड का पानी के साथ का रिएक्शन, ये हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ चुके हैं। ओके, आयनिक हाइड्राइड्स पानी के साथ एकदम मस्त प्यार से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है कि भाई आयनिक हाइड्राइड्स बहुत उतावले होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए। ओके, बनाएंगे भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर देंगे। ओके, तो यही चीज यहाँ पर है। अब हमारा कैल्शियम हाइड्राइड, अब देखो ऑप्शंस में सारे कैल्शियम के ही कंपाउंड्स हैं और देखो हमें पता है कि कैल्शियम ओके जो भी हाइड्राइड्स बनाएगा वो आयनिक ही होंगे। ओके, एक्सेप्शंस हम लोग ने पढ़े थे वहां पर उसमें कैल्शियम तो नहीं आता है। ओके, कैल्शियम अच्छा खासा बेचारा मस्त प्यारा सा आयनिक हाइड्राइड बनाता है। तो अब ये कैल्शियम हाइड्राइड पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, देखना तो कंबस्टिबल गैस मिल गया, रेडिली कंबस्टिबल गैस हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। अब बोल रहे 2 मोल्स बनने चाहिए। अब 1 मोल मैंने कैल्शियम हाइड्राइड लिया, एक्सेस में पानी ले रहा हूं। ओके, तो अब मुझे पता है कि देखो यहां पर 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लेंगे। ओके, तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हमको देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 कैसे डाल दिया, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, पर मैं आपको समझा रहा हूँ आंसर कैसे आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एग्जाम में तो इतने ज्यादा डिटेल में घुसने की भी जरूरत है नहीं वैसे। ओके, फटाफट आप निकल जाओ आगे। पर हाँ, ये बैलेंसिंग वाला जो चीज है वो थोड़ा सा यार एक बार चेक कर लेना बस तसल्ली के लिए। तो देखो कैल्शियम हाइड्राइड ओके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विथ वाटर, तो हम लोग सिर्फ बैलेंस कर देते फटाफट। तो अब ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 मतलब 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 6 कैसे होंगे, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 4, 6 हाइड्रोजन। ओके, बाकी आप सब फटाफट एक बार देख लेते कि ऑक्सीजन और कैल्शियम बैलेंस ठीक है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है। ओके, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन 2 है, चलो ठीक है बैलेंस, और कैल्शियम तो बेचारा 1 ही है। ओके, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर कैल्शियम 1
तो यहाँ पर देखो कैल्शियम 1, ओके। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, कैल्शियम भी बैलेंस्ड, ओके। यहाँ पर 1, खत्म। तो अच्छा खासा हमारा बैलेंस रिएक्शन है। अब देखना 1 मोल ऑफ, देखो ये है 1 मोल ऑफ X हमारा, व्हेन इट्स रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ वाटर इट इज गिविंग अस अ कंबस्टिबल गैस, 2 मोल्स ऑफ कंबस्टिबल गैस। और ये जो सॉल्यूशन है, अब देखो वही चीज सेम टू सेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये तो हमारा स्लेक्ट लाइम है और इसका सॉल्यूशन बोला है, तो ये होगा लाइम वाटर का सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। अब लाइम वाटर ही अभी अभी पढ़ा था हम लोग ने पिछले वाले रिएक्शन में कि लाइम वाटर में हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे प्यार से, बहुत ही प्यार से, तो क्या होगा, ये लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बनाएगा व्हाइट टर्बिडिटी, कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट। लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, ओके। अलॉन्ग विथ, अब देखो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन आ गए यहाँ पर, बेचारा हाइड्रोजन तो वहीं पर बैठ गया, नहीं बैठेगा, वो बोलेगा मैं पानी बनूंगा, ओके, आ गया, ओके। तो खत्म, देखो मिल गया हमें सॉल्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग द व्हाइट टर्बिडिटी। हाँ, तो सारे कंडीशंस हमारे तो फॉलो हो रहे हैं जैसे हम लोग को इन्हें क्वेश्चन में दिए। तो हमारा सब्सटेंस एक्स क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड, ओके। चलो तो अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो किसकी है, पूछ रहे हैं हमको, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात चल रही है यहाँ पर। चलो ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्लियर। तो ये डेटा दिया हुआ है, हमको एंथैल्पी सॉल्यूशन ढूंढना है, बहुत ही सिंपल है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन में। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब हम सोचते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड सोल्यूबलाइज हो रहा है, एक्चुअली में ये चीज़ तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे, पर अगर इनकेस आप अगर फॉलो कर रहे हो इन वीडियोस को तो शायद आपने थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ा नहीं होगा इनकेस, ओके। तो अब देखना ध्यान से, ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है मैंने बताया था 2 स्टेप में हम लोग मानते हैं कि भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड सोल्यूबलाइज होता है, वो जो हाइपोथेटिकल स्टेप्स है। पहला तो एक है कि भाई हमारा जो आयनिक कंपाउंड है लटाइस में होता है, करेक्ट। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस लटाइस में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो वो लटाइस टूटना जरूरी है, तभी जाके वो आयंस फ्री हो जाएंगे, ओके। और आयंस फ्री हो जाएंगे फिर बाद में, ओके, सबसे पहले, ओके, वो वाली चीज कि भाई लटाइस में एकदम चिपके हुए हैं, ओके, ये प्लस माइनस आयंस, तो इनका विरह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इनका विरह करने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा भाई, ये आयंस को दूर करना पड़ेगा। तो हम लोग ने पढ़ा था लटाइस एंथैल्पी वो ही चीज होती है, ओके, कि जो एनर्जी लगती है भाई साहब हमारे लटाइस में जो आयंस है, ओके, आयनिक कंपाउंड के लटाइस में जो आयंस है उनको, ओके, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड में, ओके, या फिर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड में जो आयंस है उन आयंस को, वो भी पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड में 1 मोल ऑफ आयंस होंगे, वो भी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस भी 1 मोल ही होंगे, ओके। 1 मोल NaCl में 1 मोल ऑफ Na+ आयंस और 1 मोल ऑफ Cl- आयंस होंगे, करेक्ट। तो वही बनेगा ना, राइट। 1 NaCl लेंगे तो उसमें देखो बना किससे है, 1 Na+ से और 1 Cl- से, ओके, सॉरी 1 Cl- से। तो 1 मोल NaCl लेंगे तो 1 मोल Na+ आयंस लगेंगे, 1 मोल Cl- आयंस लगेंगे, सिंपली। तो ये हम लोग ने पढ़ा है कि जितनी एनर्जी लगती है भाई साहब इस लटाइस को तोड़ने के लिए और इन आयंस को एकदम दूर भेजने के लिए, ओके, ताकि ये गैसियस स्टेट में ही पहुंच जाए, ओके, तो वो एनर्जी होती है लटाइस एंथैल्पी, क्लियर। तो अब हमारा जब आयनिक कंपाउंड पानी में हम लोग उसको डाल रहे तो पहले उसके आयंस तो भाई दूर होने चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। तो ये हमारा पहला हाइपोथेटिकल स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमारे जो आयंस है, सॉरी, हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो आयंस में बदल जाए, हाँ, ये हम लोग चाहते हैं। तो इस स्टेप में जो एनर्जी लगती है पता है हमको, लटाइस एंथैल्पी होती है। और फिर दूसरा स्टेप होता है कि ये जो आयंस है ये हाइड्रेट हो जाए, इनके अगल बगल मस्त पानी आ जाए, ओके, ताकि फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई ये डिसॉल्व हो गए। तो ये हाइड्रेशन जो वाला प्रोसेस है, मैंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ओके, वो अब देखो पॉजिटिव आयंस रहेगा तो ऑक्सीजन का जो एंड होगा पानी का वो खींचा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ, ओके। तो इसलिए वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट ही करेंगे, करेक्ट, प्यार ही होगा इन दोनों के बीच में, तो फिर ये करीब आ जाएंगे। तो ऐसे ही दूसरे भी, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही आ जाएंगे करीब, ओके। तो 2- होगा एक्चुअल में, ओके, प्लस डेल्टा प्लस तो डेल्टा 2- ऐसे। तो यहाँ पर भी ऐसे, ओके। और जब नेगेटिव आयन होगा जैसे कि क्लोराइड आयन होगा तो हम लोग ने क्या देखा था कि भाई ये जो हमारे हाइड्रोजन है, ओके, ये आ जाएंगे करीब, ये बोलेंगे कि भाई हमको लगाव है तुमसे, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड वाला जो हमारा आयन है, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है।
क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव वाले आएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के पास। तो इस तरह से ऐसे पानी से पूरे सराउंड हो जाएंगे, घिरे जाएंगे ऐसे पूरे क्लोराइड आयन, ये पूरा सोडियम आयन भी ऐसे ओके घिरा जाएगा। तो इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। और जब ये सब होता है तब हम लोग ने पढ़ा था जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये होने के बाद देखो Na+ गैस में क्लोराइड आयंस, सॉरी एक्वियस, सॉरी ओके एक्वियस में, ओके क्लोराइड आयंस एक्वियस में, ओके यहाँ पर ये गैसेस में है, गैसेस स्टेट में, तो ये एक्वियस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो दो हाइपोथेटिकल स्टेप्स में हमको पता है कि भाई अगर आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो ये दो एनर्जी फैक्टर्स हैं जो हमको बता सकते हैं कि भाई हमारा आयनिक कंपाउंड कितने प्यार से डिसॉल्व हो पा रहा है या फिर बहुत मुश्किल से डिसॉल्व हो रहा है। ओके, तो ये दो जो एनर्जी कंसिडरेशंस है इनको हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर इनको हम लोग ऐड करेंगे, ओके लटाइस एंथैल्पी मतलब आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, और फिर इसी आयनिक कंपाउंड के जो आयन्स हैं इनकी हाइड्रेशन करने को जो एनर्जी लगी। अब देखो तोड़ने को एनर्जी लगती है, ओके एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये पॉजिटिव होगा, करेक्ट, ये भी पढ़ा था हम लोग ने। अब जब ये हाइड्रेट होते हैं तो बहुत प्यार से हाइड्रेट होते हैं, ओके खुशी खुशी से हाइड्रेट होते हैं, इनकी एनर्जी जो आयंस है और वाटर मॉलिक्यूल्स इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिप हो जाती है, तो वो एनर्जी डिप हो रही है मतलब कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी जाके ये खुद की एनर्जी लोअर डाउन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में ओके हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होती है। ओके, तो जब हम लोग इन दो एनर्जीज को ऐड करेंगे, ओके तो जो भी वैल्यू मिलेगी, ओके तो वो वैल्यू हमको बताएगी कि भाई जो डिसोल्यूशन है हमारे आयनिक कंपाउंड का वो उसको कितनी एनर्जी लगे रही है या फिर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उस डिसोल्यूशन में। अगर देखो सपोज मैंने लटाइस एंथैल्पी ली 20, ओके +20, ओके और मैं ऐड कर रहा हूं हाइड्रोजन एंथैल्पी के साथ, हाइड्रोजन एंथैल्पी -30 किलोजूल्स पर मोल है सपोज, तो मैंने -30 लिख दिया। ओके, तो ये होगा क्या +20 -30 हो जाएगा ना, राइट, तो -10 हो जाएगा। तो मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस में -10 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा, बढ़िया, राइट। मतलब हमारा कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो उसको डिसॉल्व होने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ओके वो डिसॉल्व होते ही ऑटोमेटिकली हमको मस्त एनर्जी दे रहा है। उसी टाइप में अगर उल्टा हो गया, सपोज लटाइस एंथैल्पी हमारी है 30, ओके +30 और हाइड्रोजन एंथैल्पी है -20, ओके तो देखो +30 -20 तो हम फिर से माइनस करेंगे, 30 -20 10 ही होता है और +10, राइट। तो इसका मतलब हमारे आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए हमको +10 किलोजूल्स पर मोल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये एनर्जी क्या है, ओके ये जो एनर्जी कंसिडरेशन, एक तो एनर्जी रिलीज हो रही है डिसॉल्व होने पर या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है डिसॉल्व होने पर, इसी को कहते हैं हम लोग हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इस चीज को हम लोग ने इतना मतलब इसको क्या कहते हैं ये नहीं समझा था कॉन्सेप्ट एड ऑन में, बस मैंने इस क्वेश्चन के जरिए से आपको समझा दिया कि भाई इसको ये कहते हैं। ओके, जो एनर्जी रिलीज होगी शायद या फिर एब्जॉर्ब होगी शायद, ओके वो डिपेंड करेगा लटाइस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी पर। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे जब हमारा आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है, ओके तब जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ऐसे NaCl की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहा है, तो कैसे ढूंढेंगे भाई? अभी तो दिखाया मैंने, लटाइस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी दोनों को ऐड कर दो, खत्म, मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl और लटाइस एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो इसमें से देखो लटाइस एंथैल्पी तो दे दी है, लटाइस एनर्जी ऑफ NaCl सीधा सीधा। हाइड्रेशन एंथैल्पी दी नहीं है, थोड़ा सा घुमा के दी है। हमको क्या दिया? इंडिविजुअल आयंस की हाइड्रोजन एंथैल्पी दी है, तो हमको हाइड्रोजन एंथैल्पी NaCl की चाहिए, ओके पर हमको दिया है Na+ आयन की हाइड्रोजन एंथैल्पी, Cl- आयन की हाइड्रोजन एंथैल्पी इंडिविजुअल। हमको तो पता है कि भाई जब NaCl डिसॉल्व होगा तब Na+ आयन ओके और Cl- आयन दोनों भी हाइड्रेट होंगे, दोनों भी कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, तो NaCl की हाइड्रोजन एंथैल्पी होगी इन दोनों की हाइड्रोजन एंथैल्पी का सम, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों की हाइड्रोजन एंथैल्पी का सम करना है बस हमको। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं हमको वैल्यूज, इनका आप अगर सम कर लोगे, ओके तो चलो सम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं है या फिर चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 389 और कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमको 389.4, ओके तो 389.4 382.3, तो 382.3 प्लस करेंगे 7 9 2 11 16 17 आगे 6 + 1 7 771.7 आ जाएगा। ओके पर ध्यान देना है साइन के ऊपर, देखो नेगेटिव है, हाइड्रोजन एंथैल्पी है ना तो नेगेटिव होती है, ओके तो एनर्जी रिलीज होती है, मैंने बताया था हाइड्रोजन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, ओके हमेशा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिप हो रही है। तो
नेगेटिव है तो हम लोग ने ऐड तो कर दिया दोनों को, पर नेगेटिव साइन हमको देना भूलना नहीं, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव ही एनर्जीज है हमारी। ओके, तो टोटल इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब Na+ और Cl- आयंस डिसॉल्व होंगे, 1 मोल ऑफ Na+ और Cl-, क्योंकि देखो किलोजूल्स पर मोल दिया है, तो समझना है चीजों को, बस कुछ नहीं है। जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो जब 1 मोल ओके ऑफ Na+ आयंस डिसॉल्व होंगे तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 389.4 किलो जूल्स। जब 1 मोल ओके ऑफ क्लोराइड आयंस डिसॉल्व होंगे तब 382.3 किलो जूल्स इतनी होगी। अब जब हम लोग ने उनको ऐड कर दिया तो 1 मोल ऑफ NaCl ओके, 1 मोल ऑफ Na+ Cl- क्या बनता है, NaCl। तो 1 मोल ऑफ NaCl जब डिसॉल्व होगा ओके, तब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी वो होगी इन दोनों का एडिशन, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइन लगा दिया तो दोनों का ऐड किया, नेगेटिव साइन लगा दिया, ये हो गई हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी ओके NaCl की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -771.7 ओके, -771.7 ये, चलो ठीक है, प्लस लैटिस एंथैल्पी क्या है हमारी 776 किलो जूल्स पर मोल। ओके, चलो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, 776 ओके 6। अब इसको क्या करना है, देखो माइनस प्लस माइनस ही करना पड़ेगा, करेक्ट, और आप माइनस करोगे ओके, तो सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको 4.3 ही मिल जाएगा ओके, 4.3, और देखना 776 बड़ा नंबर प्लस एसोसिएटेड उससे तो प्लस 4.3 होगा। तो देखो एकदम एंड आंसर तक पहुंचने के बाद गलती मत कर देना साइन में, वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। ओके, तो प्लस 4.3, अब इनकी सारी की यूनिट्स तो किलो जूल्स पर मोल ही है, तो किलो जूल्स पर मोल, करेक्ट। तो देखो प्लस 4.3 किलो जूल्स पर मोल, प्लस 4.3 किलो जूल्स पर मोल, क्लियर, ये बन जाएगा अपना आंसर। तो काफी सिंपल सा था, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर हाँ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं तो पहुंचोगे ही नहीं आंसर तक, ओके, वहीं पर फंस जाओगे। तो बस मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में तो फिर चुटकियों में मिल जाएगा आपका काम। ओके, ये सिंपल चीज बस आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ये और ये, और कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग में चिपक जाएगी। ओके, चलो तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस देख लिए। ओके, पर एग्जाम में हमारे इनऑर्गेनिक में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। हमको एक आइडिया आ गया हम लोग ने जब PYQs कर लिए थे, तो कुछ कुछ एकदम फैक्चुअल टाइप भी आते हैं, कुछ एकदम सिंपल से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट। तो इसके लिए थोड़ा NCERT को थोड़ा ढंग से पढ़ना है हमें, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के बारे में तो सब कुछ चलता है। मैंने बस आपको इतना ही बोला है कि इनऑर्गेनिक में आप बस NCERT ढंग से पढ़ के जाइएगा, बात खत्म। क्योंकि पिछले 3-4 साल में NCERT के बाहर से कुछ नहीं पूछ रहे, NCERT के बियॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट उठा के नहीं पूछ रहे ओके एग्जाम्स में। तो बस हमको और भी हमारा काम आसान हो गया, अच्छे से बस NCERT को पढ़ना है, बात खत्म, क्लियर। तो इस चैप्टर से कभी यूजेस के भी क्वेश्चंस पूछे गए तो आप यूजेस पर भी थोड़ा ध्यान देना कि भाई 2 ही तो टाइप के, मतलब 2 ही तो यूजेस पढ़ने हैं ओके, 2 यूजेस मतलब 2 ही ग्रुप के एलिमेंट्स के यूजेस पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ग्रुप 1 ग्रुप 2, खत्म, बात खत्म, और वो भी छोटे छोटे यूजेस ही है, बात ज्यादा नहीं है। तो देखो यूजेस पर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द मेटल इज यूज्ड विथ एल्यूमिनियम ओके, एल्यूमिनियम के साथ टू फॉर्म एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तो यूजेस आपने अगर पढ़ी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम लोग लिथियम को यूज करते हैं विथ एल्यूमिनियम ओके टू फॉर्म एयरक्राफ्ट पार्ट्स, क्लियर। ओके, अगला सवाल देखते हैं, प्रॉब्लम 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, ठीक है भाई साहब, डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। ओके, तो दोनों भी ये जो पेयर्स दिए हुए हैं एस ब्लॉक मेटल्स के, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कलर नहीं शो करता हमारे फ्लेम में, ओके, मतलब फ्लेम को कोई कलर नहीं दे पाता बेचारा। चलो देखते हैं। तो देखो लिथियम बेरिलियम पहला वाला पेयर है, अब ये तो एकदम ऑप्शन से ही देखे समझ में आएगा हमको, इसलिए देखो लिथियम बेरिलियम पर हम लोग को तो पता है, देखो मैंने बताया था आपको एकदम अच्छे से, ग्रुप 1 के जो मेटल्स है, जो भी एलिमेंट्स है जो कलर शो कर रहे हैं, उनका जो कलर है वो भी याद रखना। तो हमको पता है भाई लिथियम तो कलर शो करता है ओके। अब यहाँ पर हमको बस क्या सोचना है कि भाई डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। अब कलर कौन सा है देखना है, वो सब याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्लियर। बस सोचना क्या है कि कौन दोनों भी मेटल्स उस पेयर में कलर नहीं शो कर रहे फ्लेम को, ऐसा कौन सा पेयर है। तो अगर हमको पेयर में अगर कोई एक भी मेटल दिख गया जो कलर शो कर रहा है फ्लेम को, मतलब जो कलर इंपार्ट कर रहा है फ्लेम को, तो अपना आंसर होगा ही नहीं, खत्म, बात सिंपल है, सिंपल एज दैट। तो लिथियम तो हमको पता है कि भाई कलर इंपार्ट करता है, आउट, चलो ये आंसर नहीं है। ओके, सीशियम ये भी हमको पता है कि कलर इंपार्ट करता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, फिर फ्रांसियम तो छोड़ ही दो ओके। हाँ, अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये पढ़ा है हम लोग ने, बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर इंपार्ट नहीं करते, क्लियर। क्यों नहीं करते वो भी पढ़ा था हम लोग ने कि भाई इनकी जो साइजेस है छोटी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ओके, NS वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स ओके बेरिलियम और मैग्नीशियम में, तो वे बहुत थोड़े टाइटली हेल्ड होते हैं।
ओके। और हमको तो पता है कि भाई कलर कैसे इंपार्ट होता है फ्लेम को, कैसे? तो जब हम लोग अगर इन मेटल्स या फिर इनके कोई कंपाउंड होंगे, ओके, उनको अगर हम लोग फ्लेम में लेके गए, ओके, तो वो हम लोग के पास एक ऐसा मस्त ऐसा प्लैटिनम का वायर होगा, ओके, या फिर ऐसा ये हैंडल होता है इसको ऐसे, ओके, तो कोई मटेरियल का, अच्छा मटेरियल का, ओके, ये ऐसा लूप जैसा वायर होता है, ओके, इसमें हम लोग अगर उस कंपाउंड को लेके जाएंगे, ओके, फ्लेम में, ओके, तो क्या होगा, हम लोग को कलर दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस कंपाउंड को हम लोग जब लेके जाते हैं तो हमारा जो मेटल है, ओके, इसके जो लूजली बाउंड NS1 या फिर NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाते हैं, ओके, एकदम इनको मस्त एनर्जी आ जाती है। इस हीट को लेके वो एनर्जी, इस हीट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स उड़ी मारते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और फिर एक्साइटेड स्टेट से ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ओके। अब जब फिर से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब जो एनर्जी इन्होंने ली है वो तो देनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोलेगा कि यार नहीं, इतने एनर्जी के साथ तू नीचे नहीं आ सकता, अगर तेरे को वो एनर्जी रखनी है तो तू ऊपर ही रहे भाई, प्लीज नीचे नहीं बता। ये बोलेगा नहीं मुझे नीचे आना है, तो भाई एनर्जी दे दे, तो एनर्जी दे देगा ये। अब एनर्जी तो दे रहा है, वो विजिबल रीजन का रेडिएशन होता है। अब विजिबल रीजन हमको पता ही है, ओके, कुछ ना कुछ तो कलर दिखाई देगा, तो वो कलर कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलर एनर्जी, ओके, पर्टिकुलर एनर्जी, ओके, एब्जॉर्ब करके पर्टिकुलर एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो वही पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज करके उस पर्टिकुलर एनर्जी को जो रेडिएशन का एनर्जी करस्पॉन्ड करेगा वो रेडिएशन वो देगा। तो इसलिए अलग अलग कलर्स दिखते हैं हमको अलग अलग मेटल्स के, वो बात थी। पर बेरिलियम और मैग्नीशियम में तो ये होता ही नहीं है, ओके, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट ही नहीं होते, तो नीचे आने की कोई बात ही नहीं बनेगी। नीचे नहीं आएंगे तो कलर भी नहीं एग्जिबिट करेंगे, तो इसीलिए कलर ही नहीं एग्जिबिट करते। अब देखो, डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, मिल गए दो पेयर्स बेरिलियम मैग्नीशियम, करेक्ट। दोनों के दोनों भी नहीं कर रहे तो ये हमारा राइट है। अगर दोनों में से एक कोई कर रहा है तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स बोला है, ओके, इनमें से कौन सा पेयर्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स है, ओके, जो डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। क्लियर? तो ये भाई पेयर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है विच डू नॉट इंपार्ट द कलर टू द फ्लेम। अब बीच में बेरियम रेडियम है, हाँ बेरियम को भी कलर होता है, ओके, ये भी हमको पता है, तो ये भी हमारा आंसर तो है ही नहीं। तो समझ में आ गया हमारा आंसर कैसा है, थर्ड बेरिलियम मैग्नीशियम। चलो अगला सवाल देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज अ पर ऑक्साइड एनायन, ओके, तो इनमें से किसके पास है भाई पर ऑक्साइड एनायन? तो अब देखो ये सवाल तो एकदम बेसिक सा है, ओके, पर हमको नॉलेज होना चाहिए कि भाई पर ऑक्साइड एनायन होता क्या है, करेक्ट। बस एक चीज पता होनी चाहिए, बात खत्म। और फिर थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के ढूंढना है, ओके, देखते ही बस हाँ ये है, ऐसे नहीं करना है। क्लियर? देखो, तो पर ऑक्साइड एनायन मतलब अब किसको कैसे कैसे याद रखेंगे, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ओके। ऑक्साइड तो हमको पता है भाई, ये देखो ऑक्साइड एनायन होता है ये सिंपली O2- वाला, करेक्ट। ये अब ये तो हम लोग को सबसे बेसिक है, देखो जिंक ऑक्साइड ZnO, राइट, तो जिंक 2+ होगा और ऑक्साइड का O2- है, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो MgO में Mg2+ है, ओके, और ऑक्साइड का O जो है वो 2- में है, करेक्ट। तो ये है ऑक्साइड का आनायन। अब दो बाकी के आनायन जो है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में जानेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो पर ऑक्साइड से ही लेना देना है अभी फिलहाल। सुपर ऑक्साइड का भी क्वेश्चन हम लोग आगे जब आएगा तो देख लेंगे। तो पर ऑक्साइड में क्या है, अब इसमें देखो याद कैसे रखना है हमको, एक पर ऑक्साइड बहुत ही दिमाग में चिपका हुआ है, ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, या फिर सोडियम पर ऑक्साइड, दोनों में से कोई भी याद रख लो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काफी सिंपल सा है, तो H2O2 होता है, राइट, हम लोग ने हाइड्रोजन में भी पढ़ा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में। तो ये H2O2 में देखो ये जो H2 है, ओके, और ये जो O2 है, ऐसे नहीं समझना है कि ये जो O2 मतलब ये H2O2 में ये O जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, ओके। पर ऑक्साइड आनायन में ध्यान रखना, ओके, यहाँ पर हमारा जो दो हाइड्रोजन है, हमको पता है एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, ओके, तो दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर भी +1, तो दो हाइड्रोजन मिला के क्या होंगे +2 कर देंगे, राइट, करेक्ट। तो ये जो हमारा O2 बचेगा इसके ऊपर, इसके इन दोनों के ऊपर कितना है +2, तो इन दोनों इस O2 के ऊपर आएगा -2, करेक्ट। तो O2 के ऊपर -2, तो ये O2 2- ये वाला जो आनायन है ना, इसको कहते हैं हम लोग पर ऑक्साइड आनायन। क्लियर? तो ये ऐसे याद रख लो, या फिर आपको और अगर सिंपल तरीका चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा है, तो मैं ये वाला तरीका यूज करता हूँ, Na2O2, ये भी हमारा बहुत प्यारा सा पर ऑक्साइड है, सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2 खत्म। तो हमको पता है कि भाई जब देखो Na जो है हमारा सोडियम, हमेशा हमेशा अल्कली मेटल्स
हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2 शो करेंगे, करेक्ट। तो ये +1 शो करेगा, तो इसका मतलब 2 सोडियम है, तो ये इसके ऊपर टोटल +2 हो जाएगा। ओके, तो बचा हमारा O2 अनायन, तो O2 अनायन के ऊपर -2 होना चाहिए, तो 2-। ओके, तो O2 2-, ये हमारा पर ऑक्साइड। ओके, तो देखो O2 2-। अब ये अनायन ओके किस वाले ऑक्साइड में पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज पर ऑक्साइड अनायन। क्लियर। तो Na2O, अब यहां पर देखना ध्यान से, एक एक देखते हैं हम लोग। तो Na2O में फटाक से, तो देखो +2 हो जाएगा, करेक्ट। Na2 मतलब +1, 2 है तो +2, तो O के ऊपर -2 आ जाएगा, या फिर 2-। तो O2-, ये तो ऑक्साइड अनायन है, तो पर ऑक्साइड नहीं है, गलत। चलो भाग भाग भाग। ओके, अब देखो ये BaO2। अब BaO2 में देखो ध्यान से देखना है, हमारा मेटल जो है अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ओके, ऐसे Na देख लिया तो +1, तो ये +2 हो जाएगा, ऐसे करके Ba, हाँ चलो +1, ऐसे नहीं करना। बेरियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। दिमाग को ठंडा रखना है सिर्फ, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। देखो तो देखो बेरियम है +2, ओके, तो ये जो O2 बचेगा इस O2 पर होगा 2- या फिर -2। ओके, तो O2 2-। अब मैं लिखते समय पर देखो कैसे लिख रहा हूं, जब मैं अनायन के ऊपर चार्ज लिख रहा हूं तो मैं N+N- फॉर्मेट में लिख रहा हूं, अच्छा होता है वो। ओके, देखो जब मैं लिखूंगा Na ओके 1+, तो ये ठीक है जरा। ओके, Ba ओके 2+, ऐसे लिखूंगा तो वो ठीक है। ओके, N+N- में ही लिखना है, O2- में ही लिखना है, ऐसे O-2 में मत लिखना। ओके, तो ये वाला सही तरीका है हमारा, N+N- वाला, इसी को फॉलो करना। ओके, वैसे तो सही मतलब गलत मतलब ऐसा कुछ इतना डिफाइंड में बता नहीं रहा आपको, बस फॉलो तो यही करना, N+N- वे में ही चार्जेस को बताना, सिंपल। आयन के ऊपर भी देखो O2 2- मिल गया, देखो O2 2- पर ऑक्साइड, तो इस वाले ऑक्साइड में पर ऑक्साइड अनायन है। क्लियर, मिल गया हमको हमारा आंसर। अब ये वाला देखते हैं, ये वाले में क्यों नहीं है। देखो RbO2, तो Rb मतलब हमारा अल्कली मेटल्स, तो ये है +1, तो बचा क्या O2, तो O2 के ऊपर होगा -1 ओके, और ये O2-1 होता है सुपर ऑक्साइड का अनायन। ओके, तो सुपर ऑक्साइड अनायन होता है ये। वैसे ही सिमिलरली देखो KO2, तो KO2 में भी ये K के ऊपर +1 होगा, तो O2 जो है उसको बेचारे को -1 चार्ज झेलना पड़ेगा, तो O2 1-। ओके, ये देखो O2 1-, O2 1-, सेम टू सेम, ये भी सुपर ऑक्साइड ही। ओके, तो सिर्फ हमारा बचा था, मतलब आंसर तो हमको समझ में आ गया। ओके, ये दोनों तो सुपर ऑक्साइड है, ऊपर वाला ऑक्साइड है, बीच वाला जो सेकंड है BaO2, वो हमारा ऐसा ऑक्साइड है जिसमें पर ऑक्साइड अनायन है। क्लियर, चलो अगला देखते। तो एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये काफी थोड़ा इजी सा है, देखो एकदम फटाफट 2 मिनट में आपको आ भी जाएगा। तो एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कौन सा, 1s2 2s2 2p6 मतलब नियॉन, 3s2 मतलब मैग्नीशियम, 3p6 मतलब हम लोग पहुंच गए आर्गन तक, और 4s1 मतलब पोटेशियम, करेक्ट। तो ये पोटेशियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, विल फॉर्म। तो एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब महाभारत मतलब पोटेशियम विल फॉर्म, खत्म। तो पोटेशियम विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा। ओके, तो बेसिक से हम लोगों ने मैंने आपको बताया था PYQ वाले भी वीडियो में कि हम लोग को बस एक ही ट्रेंड याद रखना है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप का ऑक्साइड के नेचर पर। ओके, अक्रॉस द पीरियड में ऐसे ATP लिख रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट सबको पता है, वो तो एकदम दिमाग में चिपकाना है। अक्रॉस द पीरियड जब बात चल रही है हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा, तो लेफ्ट टू राइट। ओके, हम लोग जब जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ओके, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं DTG, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है ऑक्साइड का। ओके, तो हमको पता है अब यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ओके, यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। ओके, यही लॉजिक है हमारा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग ने देखा था पीरियड में कि भाई जो एकदम एक्सट्रीम, अब देखो पीरियड में एक्सट्रीम लेफ्ट पर, ये मेरा लेफ्ट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एक्सट्रीम राइट पर जो होते हैं ओके वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो देखो इसीलिए एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और बीच में जो होंगे वो एम्फोटेरिक होते हैं, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर वाले बेसिक होते हैं, तो हमारा पोटेशियम कहाँ पर है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट में ही तो है, राइट। सोडियम पोटेशियम यहाँ पर, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर बेसिक, करेक्ट, तो बनाएगा बेसिक ऑक्साइड, खत्म। क्लियर, सिंपल सा था। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम 8, टू ऑब्टेन प्योर NaCl, ठीक है भाई साहब, फाइनल सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। ओके, तो अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने PYQ में भी देखा था, पर थोड़ा सा वो ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाना था दिमाग को हमको। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा पूछा है हम लोग ने जब देखा है कॉन्सेप्ट एड ऑन में कि हम लोग जब NaCl को प्रिपेयर करते क्या करते हैं भाई, हम लोग साल्ट सी वाटर में से जो भी सॉल्ट मिलेगा सॉल्ट पैन पर बिछा देते हैं, उसको इवापोरेट कर देते हैं, तो हमको क्रूड NaCl मिलेगा। क्रूड NaCl में कुछ इंप्योरिटीज होती है, ओके,
कुछ होती है इनसोल्युबल इंप्योरिटीज, पानी में इनसोल्युबल इंप्योरिटीज, कुछ होती है पानी में सोल्युबल इंप्योरिटीज। तो पानी में इनसोल्युबल इंप्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को डायरेक्ट पानी में डाल देते, तो जो पानी में इनसोल्युबल है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता, तो हम लोग उसको फिल्टर करके निकाल देंगे। बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है उसमें सोल्युबल इंप्योरिटीज होंगी जो पानी में सोल्युबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, यही स्टेप यहाँ पर पूछ रहे। फाइनल सॉल्यूशन जो होगा हमारा, ओके, फाइनल सॉल्यूशन मतलब जब हम लोग इनसोल्युबल इंप्योरिटीज को निकाल देंगे और सिर्फ सोल्युबल इंप्योरिटीज बच जाएंगी हमारे NaCl के साथ यहाँ पर, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो, हम लोग सैचुरेट करते हैं, ओके, इज सैचुरेटेड विथ कौन सा गैस, HCl गैस पास करते हैं एकदम मस्त प्यार से, तो हमारा NaCl क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है। तो अपना आंसर क्या है, HCl गैस, ओके, टू ऑब्टेन प्योर NaCl। तो देखो NaCl क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है, तो हम लोग HCl गैस यूज करते हैं टू ऑब्टेन प्योर NaCl। फाइनल सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद HCl गैस। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, ये भी थोड़ा यूजेस वाला ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। तो अब आपने यूजेस पढ़े होंगे अच्छे से। तो हमारे अल्कली मेटल्स के जो यूजेस है उसमें ही दिया हुआ है कि हमारा NaOH जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल सिल्क। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। जिप्सम व्हेन हीटेड एट 393 केल्विन फॉर्म्स ए। आप देखो ये जिप्सम वाले सवाल में थोड़ा मजा आएगा, बहुत इजी भी है, देखो। ओके, सो जिप्सम मैंने लिया व्हेन हीटेड एट 393 केल्विन, ठीक है भाई, फॉर्म्स ए। अब ये जो ए है व्हेन फर्दर हीटेड अबाउ 393 केल्विन, चलो भाई इस ए को मैंने लिया, ओके, फर्दर हीटेड अबाउ 393 केल्विन, ओके, गिव्स बी। तो पूछा क्या है, द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इज, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली पूछा है। अब हमको जिप्सम का पता हो और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पता, हमको ये पता हो, बहुत ही सिंपल सा है, तो हम ए और बी तो बता देंगे एकदम, मतलब सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी है अगर दिमाग में चिपका होगा तो आपके। तो देखो जिप्सम जो होता है सिंपली हमारा कैल्शियम सल्फेट जो है, ओके, इसके साथ हमारा पानी एसोसिएटेड होता है, ओके। तो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट और ये जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी एसोसिएटेड होता है। बस कितने होंगे, 2 होंगे, ओके। ये होता है हमारा जिप्सम नॉर्मली, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होंगे वो एसोसिएटेड होंगे, जिप्सम है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, 393 केल्विन पर इसको हीट करते हैं। तो देखो 393 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमको पता है होगा क्या, याद है हमारे दिमाग में कि भाई पानी निकल जाएगा, ओके। तो अब पानी ऐसी तरह से निकल जाता है कि हमें ए मिल जाएगा, और हमारा जो ए होता है ना ये होता है पॉप, POP, ओके। तो ये हमको बस याद होनी चाहिए चीज कि भाई जिप्सम को हम लोग 393 केल्विन पर हीट करेंगे तो पॉप मिलता है, हमें POP मिलता है। अब POP का फॉर्मूला याद करो, ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आपको याद हो जाएगी, ओके। तो POP होता है हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ओके। हेमी हाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट, ओके, मतलब कैल्शियम सल्फेट लिया और आधा वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, ओके। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो कैल्शियम सल्फेट लिया और आधा वाटर मॉलिक्यूल है, ये होता है हमारा पॉप। अब ये जो आधा वाटर मॉलिक्यूल है हम लोग को अच्छा नहीं लगता भाई आधा लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग इस आधे को पूरा करने के लिए क्या समझेंगे, देखो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट लूं, ओके, बस मैं इसको ब्रैकेट में डालना हमेशा प्रेफर करूंगा। तो मैं अगर जब 2 कैल्शियम सल्फेट लूं, ओके, तब ये आधा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना कि यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं, ओके, या फिर ये जो फॉर्मूला है ये डिपेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई 2 वाटर मॉलिक्यूल भी है, जो कुछ भी है 2 कैल्शियम सल्फेट है, डॉट के बाद जितने वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। क्लियर? तो ये बन गया अपना पॉप, POP। तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, 2 कैल्शियम सल्फेट पर ब्रैकेट के अंदर, ओके, डॉट 1 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए क्या ही करना पड़ेगा, ध्यान देना। अब देखो 2 कैल्शियम सल्फेट है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ओके। तो अब हो क्या गया है, देखो 2 कैल्शियम सल्फेट है, ओके, क्लियर कट। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, जितने भी होंगे ये पूरा का पूरा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ओके, क्योंकि हम लोग ये 2 जिप्सम के यूनिट्स ले रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ओके। तो 2 जिप्सम से जब यूनिट्स होंगे तब मेरे पास क्या होगा, ऐसा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये एक यूनिट है मेरे पास, फिर कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये दूसरा यूनिट है। अब मैं ये रिएक्शन क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन ही बच्चों को समझ में नहीं आती, ओके। और फिर वो रट लेंगे कि भाई POP बनता है और POP को फिर और हीट करने पर हमको मिलता है क्या, पूरा का पूरा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो होता है डेड बर्न प्लास्टर, ये रट के जाएंगे। पर होगा क्या, देखो
जब हम लोग देखेंगे ना इतने सारे मॉलिकुलर फार्मूलाज, तब अब मॉलिकुलर फार्मूला भी जो रट लेगा एकदम दिमाग में चिपका लेगा, चलो ठीक है वो बना देगा आंसर, पर मेरा ऐसा कहना है कि भाई कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ओके, रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा वो चीज़। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, जो फैक्चुअल है वो तो चलो ठीक है याद कर ली, पर जो कॉन्सेप्चुअल है उसको तो खाली फुकट में रट के क्यों जाना है। ओके, समझ के जाओ। ओके, फिर घुमा फिरा के उसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और उतना ही ब्रेन के ऊपर लोड कम होगा भाई, कितना रटोगे। करेक्ट, कितना सारा पढ़ना है, उसमें भी हर चीज़ के बारे में हम लोग रटना ही समझेंगे कि भाई वो इजी ऑप्शन है तो भाई हो गया। समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार समझ गई चीज़ तो लाइफ टाइम दिमाग में चिपक गई। रटना वो ऐसा हो जाएगा कि भाई थोड़े थोड़े दिनों में याद, रिवाइज करना पड़ेगा ऐसे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, तो समझ लेते। तो क्या होगा देखो, मैंने दोनों के दोनों यूनिट्स ले लिए जिप्सम के, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 मैंने एक ले लिया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, और एक कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 ले लिया। तो कितना हो गया देखो, 2 कैल्शियम सल्फेट तो इस चक्कर में मेरे पास आ गए, पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4। दिख रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। मैं देखो स्ट्रिक्टली यही वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहा हूँ, मतलब स्ट्रिक्टली मैं इन वाटर मॉलिक्यूल के आगे का नंबर देख रहा हूँ, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर, अब देखना ये 2 कैल्शियम सल्फेट तो यहाँ पर बैलेंस हो गए, देखो 2 कैल्शियम सल्फेट है सिर्फ, इसलिए ब्रैकेट में मैंने डाला। ओके, तो यहाँ पर तो बैलेंस हो गए। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल बच रहा है, इसका मतलब कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, तो लिख दो भाई साहब यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस। ओके, तो ये है देखो, ओके रिएक्शन में तो पीओपी मिल गया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे तो बहुत ईजी है, तो अगर हम लोग इसको और ओके टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे 393 केल्विन के ऊपर, ओके टेम्परेचर ग्रेटर देन 393 केल्विन ऊपर लेके जाएंगे और हीट करेंगे एकदम टेम्परेचर हीट बढ़ा के, तो क्या मिलेगा हमको, पानी पूरा का पूरा हट जाएगा। ओके, ये दोनों भी वाटर, ये सॉरी दोनों नहीं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बोलेगा टाटा बाय बाय, कैल्शियम सल्फेट मेरे से आप सह नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं निकल जाता हूँ, तो कैल्शियम सल्फेट ही बचेगा सिर्फ। ओके, और ये ही होता है हमारा डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्लियर, तो अब देखो ये 2 है तो इसलिए मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2 कैल्शियम सल्फेट। तो 2 तो मतलब छोड़ दो, अब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बी का कैल्शियम सल्फेट है सिर्फ। ओके, ए का क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2 है, और जो हम लोग 2 लगा रहे हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2, क्योंकि देखो ये इसका ही फॉर्मूला है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया, हाफ H2O को 1 करने के चक्कर में 1 कैल्शियम सल्फेट को 2 कैल्शियम सल्फेट कर दिया, तो यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2 आएगा। ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीओपी का फॉर्मूला है, इसमें जो 2 है वो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। ओके, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो तो रिएक्शन वाला 2 कैल्शियम सल्फेट है, इसलिए मैंने 2 कैल्शियम सल्फेट लिख दिया। क्लियर, बात बन गई ठीक से, एकदम दिमाग में आ गई। तो बी है हमारा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, और ए है हमारा ये है हमारा पूरा का पूरा। अब बस इसको ढूंढना है हमें। ओके, तो देखना ये ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बोले, तो ये तो गया कैल्शियम सल्फेट और पानी भी एसोसिएटेड, तो ये तो गया। ओके, फिर यहाँ पर पानी है, यहाँ पर भी पानी एसोसिएटेड, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गया। ओके, अब दोनों में देखना है हमको, तो देखो 2 ब्रैकेट के अंदर कैल्शियम सल्फेट डॉट H2 है हमारा, तो कौन सा दिख रहा है, देखो ये वाला 2 ब्रैकेट के अंदर कैल्शियम सल्फेट डॉट H2, तो ये हमारा ए बरोबर है करेक्ट, और बी हमारा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट है, बी सिर्फ कैल्शियम सल्फेट खत्म, तो ये बी है करेक्ट, तो अपना ऑप्शन 3। क्लियर, तो देखो बात ये है कि अगर आप रट लोगे तो भी आप पहुंच जाओगे आंसर तक, अगर आप समझ लोगे तो भी पहुंच जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर अब मैं ये समझा रहा हूं आपको चीज, आप यही चीज अगर दिमाग में सोच रहोगे तो फटाफट सोच के बस, तो रिएक्शन तो लिखनी है, तो रिएक्शन लिखेंगे थोड़ा समझ के, थोड़ा धीरज से, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। द लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू। ओके, तो अब सोल्युबिलिटी की जब बात आ रही है, हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा है कि भाई सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रोजन एंथैल्पी, इतना ही हमको अगर क्लिक हो गया है अब, तो भाई ये बाकी की जो 2 ऑप्शन है वो तो ऐसे एलिमिनेट हो गई, खत्म भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आउट। अब बचा क्या, हाइड्रोजन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी, करेक्ट। अब इन दोनों में से भाई क्या होगा राइट ऑप्शन, ओके, या फिर कौन सी चीज इसके लो सोल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखना अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग को पता है कि भाई जब हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी होगी, ओके, हाइड्रोजन एंथैल्पी अगर अच्छी खासी होगी, ओके, हाई मतलब अच्छी खासी, अब वो शायद लैटिस एंथैल्पी से कम भी हो सकती है या फिर थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। ओके, दोनों भी केसेस हम लोग अगर देख ले, ओके, अगर लैटिस एंथैल्पी से थोड़ी कम है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, इस प्रोसेस में सॉल्यूशन मतलब जब सोल्यूबल हो रहा है हमारा आयनिक कंपाउंड, उस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, और इतनी एनर्जी लग रही है,
ओके, एब्जॉर्ब हो रही है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस। तो अगर बाद में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसमें से इतनी एनर्जी तो भाई साहब क्या होगी, कॉम्पनसेट हो जाएगी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्पाउंड। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस, और इतनी जो एनर्जी होगी वो तो रिलीज होगी भाई साहब। तो मजेदार चीज हो रही है। तो मतलब हमको कोई कष्ट लेना ही नहीं पड़ रहा है। आयनिक कंपाउंड पानी में डाल दिया, वो मस्त सोल्यूबल हो गया और ऊपर से एनर्जी रिलीज भी हो रही है। एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं, कोई कष्ट नहीं, खत्म। तो मतलब अच्छा खासा सोल्यूबल है। तो देखो हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी तो मतलब फेवरेबल हो रही है, फेवरेबल कर रही है फॉर द हाई सोल्यूबिलिटी, करेक्ट। अगर सपोज अगर लैटिस एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा है हाइड्रोजन एंथैल्पी से, भले हमारे हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा है पर लैटिस एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा है, तो क्या होगा, देखो इतनी तो एनर्जी एटलीस्ट भाई साहब हमारा हाइड्रोजन एंथैल्पी कॉम्पनसेट कर ही देगा ना। तो बचेगा क्या, इतनी एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी बस क्या करनी पड़ेगी हमको, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। फिर भी क्या है, छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो थोड़ा सा हीट करने पर भाई सोल्यूबल हो गया। तो मतलब सोल्यूबिलिटी लो तो नहीं है भाई, मतलब, या फिर थोड़ी एनर्जी देने पर सोल्यूबल हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी लो तो नहीं है। ओके, तो मतलब नॉर्मली हमारी हाइड्रोजन एंथैल्पी जब हाई होगी, ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तब सोल्यूबिलिटी अच्छी खासी होगी। ओके, हाई होगी कहो या फिर अच्छी होगी कहो, क्लियर। तो अब देखो हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी होगी तो सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। ओके, पर यहां पर तो लो बोलिए, तो मतलब ये हमारा रीजन नहीं हो सकता, गलत। तो यही बचा हमारा हाई लैटिस एंथैल्पी, यही रीजन। अब ये राइट आंसर है। अब क्यों, कैसे समझ लो ना। देखो अब अगर लैटिस एंथैल्पी हाई की बात चल रही है, तो सपोज लैटिस एंथैल्पी एकदम तगड़ी है, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन एंथैल्पी बेचारी उसके सामने बहुत ही चुट्टू सी है, इत्तू सी है। तो देखो इतनी ही एनर्जी ये कॉम्पनसेट कर पाएगा। ओके, हाइड्रोजन एंथैल्पी में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बाद में उतनी एनर्जी कॉम्पनसेट हो पाएगी भाई आयंस को तोड़ने के लिए। बाकी इतनी सारी जो एनर्जी है, ओके, ये सारी एनर्जी भाई साहब हमें देनी पड़ेगी टू डिजोल्व द आयनिक कंपाउंड। अब इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है तो सोचो फिर तकलीफ है, हमको दिक्कत है, राइट। तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है टू डिजोल्व, तो मतलब खुद से अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रहा है वो, करेक्ट। और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो खुद से अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सोल्यूबल ज्यादा नहीं है, तो लो सोल्यूबल है। तो देखो हाई लैटिस एंथैल्पी लो सोल्यूबल तक आ गई हमें लेके, तो हाई लैटिस एंथैल्पी लो सोल्यूबिलिटी, खत्म, मिल गया हमको रीजन। द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि हाई लैटिस एंथैल्पी हमको लेके आ रही है लो सोल्यूबिलिटी की तरफ। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। KO2 इज पैरामैग्नेटिक। देखो KO2 हमारा सुपर ऑक्साइड है पोटेशियम का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ना, राइट, बेरियम ऑक्साइड वाला जो था वो पर ऑक्साइड था, पर KO2 हम लोगों ने देखा था, देखो पोटेशियम और ये O2, तो पोटेशियम हमेशा +1, तो ये जो O2 होगा उसके ऊपर 1- होगा, राइट। तो O2 1- होता है सुपर ऑक्साइड, करेक्ट, ये वाली चीज। ओके, तो पोटेशियम का जो सुपर ऑक्साइड है KO2 इज पैरामैग्नेटिक बोल रहे हैं हमको, ठीक है, चलेगा, एज इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। ओके, तो अब देखना ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक है बता रहे हैं हमको, पर वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है ये पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है, बस केमिकल बॉन्डिंग का एक चीज पता होनी चाहिए हमको, और यहां पर थोड़ी बहुत हमको एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई KO2 में हमारा जो O2 1- है वो सुपर ऑक्साइड है और वो हमारा अनायन है, और इसी से रिलेटेड हमको पता लगेगा कि भाई कौन से वाले इसमें से किसमें। अब ये जो दिया हुआ है π2p, σ2p, π*2p, σ*2p, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा ये हमको पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सुपर ऑक्साइड में अनायन जो है वो कैसा होता है। तो अनायन है O2 1-। अब हम लोग हमारा दिमाग लगाएंगे केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग ने देखा था कि O2 सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, बस वो हमको एक बार क्लिक करवाना है। फिर बाद में उसी O2 में हम लोग ने जैसे पढ़ा था कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो O2 मॉलिक्यूल के ऊपर 1- आ जाएगा, 2 करेंगे तो O2 मॉलिक्यूल के ऊपर 2- आ जाएगा। वो सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, याद है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वाली चीजें। तो वही चीज बस यहाँ पर हमको फॉलो करनी है। ओके, तो थोड़ा इंटरलिंक कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि भाई सुपर ऑक्साइड में अनायन कौन सा है। फिर बाद में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल सा है, हमको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। ओके, तो जो नीचे वाले हैं बोला क्या है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब किसमें है बताना है हमको, बस उसी की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। तो देखो O2 जो है हमारा, पहले हम लोग O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो हमको पता है सिंपली, ओके, स्टार्टिंग में तो 1s होता है, तो σ1s, σ*1s, राइट, फिर बाद में σ2s, राइट, σ*2s, यहाँ तक तो बात बन रही है। ओके, और यहाँ तक तो क्या है हमको पता ही है 1s और 2s जो है, ओके, ऑक्सीजन के, ओके, ये तो पूरे के पूरे भरे हुए, राइट, 1s 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा,
ओके, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे फील्ड। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के। ओके, ये ऑक्सीजन एक एटम, इस ऑक्सीजन का एक एटम का चल रहा है 1s 2s, इस ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन का एटम का 1s और 2s की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, तो हमें पता है 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं, 1s में 2 है, 2s में 2 है। फिलिंग कैसी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है तो 1 2 3 4। ओके, पहले नीचे वाले भरेंगे फिर ऊपर वाले भरेंगे। नीचे वाले में भी पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले अनपेयर्ड भरेंगे फिर बाद में पेयर होंगे। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब पेयरिंग तो होनी है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। सेम यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 याद आ रहा है, चीजें याद होनी चाहिए आपको ये सारी। ओके, तो क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग एक दूसरे में इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं नीट में भी। ओके, ऐसा नहीं कि भाई एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ लिया, थोड़ा बहुत मिक्स करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बात बन गई वहां तक। पर यहाँ तक तो हमें कोई मदद मिलने नहीं वाली है क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का कोई नामो निशान होगा ही नहीं। आगे नामो निशान मिलेगा हमें। देखो ये जो हमारे 2p के ऑर्बिटल्स हैं, ओके 1s 2s तो हो गया भाई। ओके, 1s2 2s2 ऑक्सीजन का, फिर 2p4 होता है, तो 2p4 है ना, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। और इस 2p4 में अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है B2C2N2 के लिए और O2F2 Ne2 के लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट बदलता है इन नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ऊपर वाले तो सेम रहते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं, पाई स्टार वाले होते हैं। ओके, पाई स्टार 2p वाले, और सिग्मा स्टार 2p वाला होगा। ओके, पर नीचे जो हो गए, ओके अब देखो जो नॉर्मल केस है, याद कैसे रखना है कि O2F2 Ne2 वाला नॉर्मल केस है। ओके, उसमें क्या होगा, सिग्मा वाला जो होगा वो नीचे होगा और पाए वाले होंगे वो ऊपर होंगे। तो सिग्मा 2p नीचे, पाए वाले 2p ऊपर, ये नॉर्मल केस है। ओके, अब नॉर्मलिटी कब आएगी, जब B2C2N2 होगा। B2C2N2 में अब नॉर्मलिटी क्या ही आएगी, बस यही रिवर्स होगा। पर हमको तो जाना नहीं है B2C2N2 में, हम लोग तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ही खोज में है, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ही है, तो जाने दो B2C2N2, हम लोग उसको कुछ लेना देना नहीं है। O2 के लिए ऐसा वाला होता है एनर्जी लेवल। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ये हमको बस याद रखना है। ओके, यहाँ तक हमको पहुंचना है इन शॉर्ट। अभी आपको कैसे पता चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे होंगे तो आ जाओगे आप यहाँ तक। ओके, वहाँ हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा एकदम बेसिक फटाफट समझा दिया आपको। अब यहाँ पर देखो ये 4 है इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर यहाँ पर तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर पहले लोअर वाले में फुल करना है, पहले उसको फुल कैसे करना है, अनपेयरिंग बिना किए फुल करना है। तो यहाँ पर तो एक ही ऑर्बिटल है तो 1 हो गया, 2, फिर यहाँ पर 3 4। ओके, पेयरिंग बिना किए फुल करना है, अब पेयरिंग करके फुल करना है। 5 6 तो हो गए 6 पूरे इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने पास टोटल 8 है ना, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो 8 है टोटल, उसमें से 6 यहाँ पर चले गए। अब बचे कौन से, बचे 2 बचे, तो यहाँ पर ऊपर हम लोग पाई स्टार में 1 और 2 डालेंगे। पर ये तो हो गया O2 का, करेक्ट। हमको पूछा है KO2 पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। तो ये जो O2 वाला सिनेरियो था उसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो O2 माइनस बन जाएगा, करेक्ट। तो ये O2 है, हम लोग इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो O2 1 माइनस बन जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब में इसमें मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो पाई स्टार में होगा। ओके, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, देखा। तो अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है किसमें, पाई स्टार 2p में, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p। ओके, जिसकी वजह से KO2 इज पैरामैग्नेटिक। बात बन गई। ओके, बस ये हमको ढूंढना था, खोजना था। क्लियर, चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो अब ये देखो ये सोल्यूबिलिटी से कंसर्न्ड प्रॉब्लम है, और इसका हम लोग ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से कि सोल्यूबिलिटी के बारे में, कि हम लोग कैसे सोल्यूबिलिटी, ओके अगर क्वेश्चन कोई पूछा गया तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर कैसे, सही ऑर्डर कैसे ढूंढे, या फिर किसकी सोल्यूबिलिटी किससे कम है वो कैसे समझे, वो सारी चीजें। तो देखो क्वेश्चन देखते, फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब मैंने हमेशा बोलता हूँ ये एल्कलाइन अर्थ मेटल वगैरह कंडेंस कर दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 खत्म। तो फॉर ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है भाई, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। अब हाइड्रोक्साइड दिया, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही है, करेक्ट। तो OH माइनस वालों की बात चल रही है, तो मतलब आनायन तो फिक्स्ड ही है, OH माइनस, राइट। अब हम लोग ने ऐसे ही कैटेगरीज के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, ओके, और कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताई थी। तो हम लोग सीधा ट्रिक यूज करेंगे। रूल और ट्रिक आपको अगर समझनी है तो कॉन्सेप्ट एड ऑन में जाके समझ सकते हो, उसको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे यहाँ पर समझाने के लिए, और जरूरत भी नहीं है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो देखो क्या सिंपल सी ट्रिक थी कि जब देखो अनायन सेम होगा, बात बन गई। ओके, अब सारे हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप 2 वाले हैं, तो देखो हमको ऑर्डर में भी क्या दिखाई दे रहा है, सारे हाइड्रोक्साइड्स ही है। ओके, दिख रहा है,
तो अनायन सेम है। अब ग्रुप 2 वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ग्रुप 2। अब बस करना क्या है, हमको ऑर्डर देखना है सिर्फ एक बार। तो ऑर्डर कैसा है, मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक का चल रहा है, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हम लोग हमारे हिसाब से एक बार ऑर्डर बना लेंगे, फिर सही ऑर्डर तो हमको इसमें से एक मिल ही जाएगा। ओके, इस ऑर्डर को देख के खिचड़ी नहीं कर लेनी दिमाग की। ओके, क्योंकि क्या है मतलब ये हमको फंसाने के लिए ऑर्डर उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। ओके, तो इसमें घुसना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ऑर्डर ढूंढना है सही वाला। ओके, वो भले फिर आप वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ढूंढो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ढूंढो सोल्युबिलिटी। ओके, फिर बाद में आप यहाँ पर से मैच कर ही सकते हो। देखो कैसे करते, चलो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्साइड आयंस होगा ये चीज, तो जब अनायन सेम होगा तब किस पर डिपेंड करेगा सोल्युबिलिटी, कटायन पर, हम लोग ने पढ़ा था। अब कटायन पर डिपेंड करेगा। अब हमको पता है सोल्युबिलिटी लटाइस एंथैल्पी हाइड्रोजन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है, पर अब कटायन के लटाइस और हाइड्रोजन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी। सिंपल। अब हमको पता है, हम लोग ने एक सिंपल सी ट्रिक पढ़ी थी कि जब अगर जो कॉमन आयन है वो लार्ज है, ओके, तो अलग चीज होगी। कॉमन आयन अगर स्मॉल है, देखो कॉमन आयन OH माइनस आयन, ओके, तो वो लार्ज नहीं है, स्मॉल वाला कैटेगरी में बिट रहा है, हम लोग ने देखा था रूल्स में। तो स्मॉल अगर रहेगा तो क्या होगा, हमको पता है कि लटाइस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी दोनों भी डिक्रीज तो होगी, ओके, पर लटाइस एंथैल्पी में डिक्रीज ज्यादा होगा देन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एंथैल्पी। तो अगर लटाइस एंथैल्पी में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है, लटाइस एंथैल्पी में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है, ओके, कंपेयर्ड विद द हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी है, फिर थोड़ी कम हो रही है, फिर थोड़ी कम हो रही है, ओके, ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, ओके, जो नेट एनर्जी लग रही है वो तो कम कम लग रही है, करेक्ट। और नेट एनर्जी कम कम मतलब एनर्जी कम कम देनी पड़ रही है टू सोल्यूबलाइज, तो मतलब ईज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, कम कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आसानी से हमारा जो भी सॉल्ट है, जो भी हाइड्रोक्साइड है वो डिजोल्व हो रहा है, ओके, कम कम एनर्जी लग रही है तो आसानी बढ़ रही है, ईज बढ़ रहा है मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी जब क्या देखा था हम लोगों ने, कटायन का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि कटायन का साइज इंक्रीज होने पर ही लटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और फिर हाइड्रेशन एनर्जी लटाइस एनर्जी में डिक्रीज हम लोग ने देखा कैसा होता है कि लटाइस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एनर्जी, तो एनर्जी कम कम लग रही है, तो कम कम एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब खुद से खुशी से हो रहा है सोल्यूबिलिटी, मतलब ईज बढ़ रहा है, सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी जब कटायन का साइज बढ़ रहा है, ओके, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स में हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच गए। तो अब मैं ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स लिखूंगा लाइन में, ऐसे लिख देता हूं, इस लाइन में लिखूंगा जिसमें कटायन का साइज बढ़ रहा है। अब मुझे तो पता है कि देखो दिया किसमें हमको, दिया कौन से ग्रुप 2 मेटल्स, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, स्ट्रोंशियम दिया है, बेरियम दिया है, और इन्हीं को घुमा फिराया है। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन्हीं को घुमा फिराया है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ओके। अब देखना मुझे क्या करना है, कटायन के इंक्रीजिंग साइज में इन हाइड्रोक्साइड्स को लगाना है। तो बे मक्का सरबा, तो ये तो बरोबर लाइन में ही है, मक्का सरबा, राइट। तो ये मग का सरबा, ओके, इनके हाइड्रोक्साइड्स, बात बन गई। अब कटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इस ऑर्डर में हाइड्रोक्साइड लगा दिया, तो सोल्यूबिलिटी भी उसी ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। तो सोल्यूबिलिटी देखो इंक्रीज, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो मक्का सरबा, देखो मक्का सरबा, तो यहाँ पर ठीक से देखते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ओके, तो ये हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, इसका ये हाइड्रोक्साइड है, ओके। तो किस मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक इंक्रीज हो रही है, ओके। तो मैग्नीशियम टू बेरियम इंक्रीज, तो ये अपना करेक्ट ऑर्डर है, ये वाला। इसी को मैंने थोड़ा सीधा करके लिख दिया, बस बात खत्म। तो अब इसी ऑर्डर को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर मिल रहा है, मिल जाएगा। तो देखो मक्का सरबा, और फिर देखो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो इंक्रीज हो रहा है, तो यही अपना करेक्ट ऑर्डर है, बात बन गई, मिल गया हमको आंसर, ओके। बाकी के ऑर्डर्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमको। क्लियर, कैसे ढूंढना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा ऑप्शंस देखने हैं, और फिर उस हिसाब से हमको चेक करना है कि भाई किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। कोई भी एक ऑर्डर ढूंढ लो, इंक्रीज वाला ढूंढ लो, डिक्रीज वाला ढूंढ लो, बाद में इसको मैच करके देख लेना, खत्म, ओके, फटाफट बन जाएगा आपका आंसर। चलो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, देखो M2O2, ओके, एंड MO2 टाइप ऑक्साइड्स, जहां पर M है हमारा एल्कली मेटल्स, ओके। तो इन दोनों टाइप ऑफ ऑक्साइड्स के कॉमन प्रोडक्ट्स पूछे हैं हमको,
ओके, कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। देखो, कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इन दो टाइप ऑक्साइड्स, कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ये दो टाइप के ऑक्साइड्स, ओके, जहां पर एम एल्कली मेटल है। तो मतलब इसका क्या कि ये जो दो टाइप के ऑक्साइड्स है इनका हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बस हमको एक बार याद करने हैं। अब इनमें जो कॉमन होंगे उनको उठाना है, बात खत्म, हमको आंसर में ढूंढना है। तो देखो, अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है ना, जैसे कि उसका फॉर्मूला ऐसे होगा M2O, ओके, M2O, जैसे कि सपोज Li2O, जहां पर देखो नॉर्मल ऑक्साइड बोल रहा हूं मैं, ऑक्साइड आयन सिर्फ होगा, मतलब ऑक्साइड एनायन होगा सिर्फ। तो ऑक्साइड एनायन क्या होता है, O2-, करेक्ट। और हमको भी पता है कि लिथियम के ऊपर हमेशा +1 ही होगा, अल्कली मेटल्स +1, तो 2 है मतलब 2+। तो देखो 2+2- बरोबर बैलेंस हो रहा है। तो देखो M2O फॉर्मूला, करेक्ट। तो M2O का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड का, तो याद कैसे रखना है, इस सीक्वेंस में याद रख लो। नॉर्मल ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस सिंपल, सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, M+ सपोज और OH- ऐसे आयंस, ओके, हाइड्रोक्साइड मिल गया हमको MOH। ये जो पेरोक्साइड्स है, ओके, मतलब मेटल के पेरोक्साइड, जैसे कि सोडियम पेरोक्साइड सपोज, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तब हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी गिफ्ट में मिल जाएगा, याद रखना है। तो ये सेम, ओके, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिफ्ट में मिलेगा, फ्री, ओके, पेरोक्साइड देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे याद रख लो, ओके। बाकी ये तो सेम ही है, ओके। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सुपर ऑक्साइड्स क्या करेंगे भाई, ये तो एकदम सुपर डुपर है ना, तो ये तो सिर्फ इतने, ये दोनों नहीं देंगे, ये तो दोनों सेम ही देंगे, ओके। हाइड्रोक्साइड भी देंगे, सुपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देंगे भाई साहब ये, ओके। और बोलेंगे हम तो सुपर है तो हम और भी कुछ दे देंगे गिफ्ट में, चलो, तो और क्या देंगे ये लोग गिफ्ट में, O2 देंगे, ओके। तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और O2, खत्म, ये होते हैं प्रोडक्ट्स। अब इनमें ही देखो, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस के कॉमन प्रोडक्ट्स ढूंढने, तो ये है एक कॉमन प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा कॉमन प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बात खत्म, और कुछ कॉमन है नहीं, ओके। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉमन प्रोडक्ट्स है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन दिया है, गलत, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड, सही, चलो ये मिल गया। H2O2 नहीं है, H2OH- ये भी नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए एक, खत्म। तो मिल गया हमको आंसर 2 H2O2 और OH- आयंस, क्लियर। चलो अब लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ओके, MPQs का। तो प्रॉब्लम 15, फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स, फिर से वही चीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल, चिपका दो उसको, ग्रुप 2, ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 सल्फेट्स की बात चल रही है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है अब हम लोग ने जो पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन में, ओके। तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में हम लोग ने क्या देखा था, जब कोई पॉली एटॉमिक अनायन हो, ओके, पॉली एटॉमिक अनायन, ओके, और ये पॉली एटॉमिक अनायन जो है वो कॉमन होना चाहिए, ओके, उन कंपाउंड्स में, तो कॉमन वाला। तो हम लोग कुछ थर्मल स्टेबिलिटीज के रूल हम लोग ने पढ़ा था, क्या था, हम लोग ने डायरेक्टली थर्मल स्टेबिलिटी को क्या किया था, कोरिलेट कर दिया था। अब देखो अनायन तो सब में कॉमन है, तो बचा क्या, कटायन बेचारा, सेम उसी को पकड़ लेंगे हम लोग। और ये जो कटायन है इसके पोलराइजिंग पावर या फिर चार्ज डेंसिटी कहो, इससे हम लोग ने थर्मल स्टेबिलिटी को रिलेट किया था, सिंपल। तो हम लोग ने क्या समझा था कि भाई जब अगर पोलराइजिंग पावर जो है, मैं PP लिख देता हूँ, ओके, पोलराइजिंग पावर, अगर कटायन की बात चल रही है यहाँ पर, कटायन की पोलराइजिंग पावर अच्छी खासी तगड़ी है, तो एकदम मस्त इलेक्ट्रॉन्स को बीच में लेके आएगा आयंस की, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा, करेक्ट। पर उसमें हमको जाना नहीं है, वो जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे मस्त बीच में लेके आएगा ना, तब हम लोग थोड़ी सी हिट देने पर कंपाउंड टूट जाता है। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर अच्छी है, थोड़ी सी हिट दे दी तो भाई कंपाउंड टूट गया, मतलब थर्मली कम स्टेबल है। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर जब ज्यादा है, थर्मली कम स्टेबल है भाई साहब, क्लियर। अब ये पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज डेंसिटी होती है कटायन की, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, चार्ज ऑफ द कटायन अपॉन साइज ऑफ द कटायन। तो ये जो रेशियो है जब ये ज्यादा होगा, ओके, पोलराइजिंग पावर मतलब यही चीज है, ओके। अब देखो ये ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा मतलब ये रेशियो ज्यादा, ओके, सिंपल, करेक्ट। तो मतलब ये जब रेशियो ज्यादा, अब देखो ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा तब थर्मल स्टेबिलिटी कम, इसका रिलेशन हम लोग ने जोड़ दिया था। अब ये और ये दोनों भी सेम ही चीज है, तो इसका मतलब ये भी ज्यादा, जैसे ये ज्यादा हो रहा था पोलराइजिंग पावर, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही थी, ये सेम टू सेम ही चीज है, ओके। तो इसका मतलब ये रेशियो अगर इसके जैसे ज्यादा हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, करेक्ट। अब इस रेशियो का हम लोग ने थर्मल स्टेबिलिटी से डायरेक्ट कोरिलेशन बांध लिया था, और यही हमको याद रखना था बस। पर चलो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया फटाफट। तो देखो अब यहां पर चार्ज तो क्या बोला है, ग्रुप 2 सल्फेट्स, तो सल्फेट हमारा कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन बन गया, पॉलीएटॉमिक एक से ज्यादा एटम वाला आयन।
और ग्रुप 2 बोला है तो इसका मतलब ग्रुप 2 के मेटल्स की बात चल रही है जो होंगे हमारे कटायंस। अब ये ग्रुप 2 के कटायंस, इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, उनके सर के ऊपर +2, तो चार्ज तो सेम है भाई। ओके, कटायन की बात चल रही है, चार्ज टू साइज रेशियो की बात चलेगी अब, क्योंकि यही हमको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। अब ये रेशियो में हमको पता है अगर ग्रुप 2 की बात चल रही है मेटल्स की, तो इनके ऊपर तो चार्ज तो सेम होता है, तो इनका चार्ज तो कुछ डिफाइन नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब चार्ज के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज तो अब सेम है सारे के सारे केस में, तो ये रेशियो में चार्ज तो सेम ही होगा। अब ये रेशियो डिफाइन किससे होगा, साइज से डिफाइन हो पाएगा, क्योंकि इनकी साइजेस तो अलग होती है, हमने पढ़ा है। क्लियर, सिंपल सी चीज है। टॉप टू बॉटम हम लोग जब जाते हैं डाउन द ग्रुप साइजेस बढ़ती है। ओके, तो साइज पर डिपेंड करेगा अब। तो अब हम लोग अगर मैं ये मानूं कि ये रेशियो जब बढ़ रहा है तब थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, तो इसका मतलब अब जब ये रेशियो बढ़ेगा, चार्ज की बात तो हट गई। ओके, तो अब रेशियो कब बढ़ेगा, जब साइज घटेगा। करेक्ट, चार्ज तो सेम ही है, तो चार्ज के ऊपर अब रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब रेशियो बढ़ रहा है, कब, रेशियो कब बढ़ेगा, ओके, जब साइज घटेगा। करेक्ट, क्योंकि देखो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन साइज। ओके, ये तो भाई कुछ काम का रहा नहीं। अब चार्ज डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब साइज घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, इसलिए देखो चार्ज डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब साइज घटेगी। ओके, तो जब साइज घटती है इसका मतलब कटायन की, तब थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती है। बस यही हमको चाहिए था। अब इसी को अप्लाई करना है, बात खत्म। तो हम लोग को पहले देखना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट पहले ले लिया हम लोग ने हमारे दिमाग में। अब पहले देखना है ऑप्शंस में भी कि भाई कैसे कैसे हमें कटायंस दिए हुए हैं। ओके, तो कौन से दिए, सॉरी कैसे कैसे नहीं, कौन से दिए। तो देखो मैग्नीशियम दिया, कैल्शियम दिया, स्ट्रोंशियम दिया, बेरियम दिया। करेक्ट, ये चारों भी दे दिए। फिर से घुमा फिरा के मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, मैग्नीशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, वही चीज़ है। देखो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ओके, तो ये दो तो हमको दिए हुए हैं मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अब अगर मैं इनके डिक्रीजिंग साइज में लगा दूं तो मुझे डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, तो डिक्रीजिंग साइज कैसी होगी, ओके, या फिर अगर उल्टा कहो, चलो और आसान कर देता हूं, साइज बढ़ रहा है। ओके, देखो साइज घट रहा है तब थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, तो साइज बढ़ेगा तब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर इंक्रीजिंग साइज में मैं अगर सजा दूं इनको, तो इंक्रीजिंग मतलब टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाएंगे तब साइज बढ़ती है आयंस की, हमने पढ़ा है एस ब्लॉक में, इनकी बात है ये। तो मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक हम लोग जब जाएंगे, देखो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, राइट, मक्कासरबा। करेक्ट, तो देखो मक्कासरबा। ओके, तो जब मैं अगर मैग्नीशियम का सरबा, ओके, मैग्नीशियम टू बेरियम जा रहा हूं, साइज बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब मैं बस यहाँ पर सल्फेट्स जोड़ दूंगा, क्योंकि सल्फेट्स की बात चल रही है ना इनके साथ। चलो खत्म। ओके, तो सल्फेट्स तो कुछ मतलब सल्फेट कुछ ये नहीं कर रहा था, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि वो कॉमन है ना, इसीलिए। तो ये डिटरमाइन कर रहे थे सारे, हम लोग ने फैक्टर्स जोड़ लिए कि भाई किस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई कटायन के साइज पर डिपेंड करेगा। ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस इसी को मैंने अब यहाँ पर अप्लाई करवा दिया, आपको थोड़ा सा क्रिस्प वे में मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि कैसे हम लोग पहुंचे यहाँ तक। अब देखो साइज बढ़ रहा था, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो देखो साइज मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, राइट, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम डाउन द ग्रुप हम लोग जब आते हैं तब साइज बढ़ती है, तो साइज इस वे में बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर में बढ़ेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ओके, तो देखो मक्कासरबा, ओके, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। क्लियर, तो बस इसी ऑर्डर को हमको ढूंढना है। तो देखो मक्कासरबा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, चलो मिल गया हमको आंसर। क्लियर, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के अंत तक आ गए। हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, कितने कॉन्सेप्ट पर आपका होल्ड है। जितने भी आपके राइट आंसर्स आए हैं इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आई ये चीज़ें। अगर कुछ गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखे होंगे उस चीज़ से भी। ओके, तो और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, ताकि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाए, आप थोड़ा पेस में भी आप बढ़ोगे आगे। ओके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके, और फिर बाद में तो मतलब ऐसे ही हमको करते रहना हर चैप्टर के लिए, तो बन जाएगी अपनी बात। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो पढ़ते रहो। हम लोग आगे मिलते रहेंगे अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट एड ऑन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर।